हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आपको पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए आते जाइए, सभी लोग ज्वाइन करते रहिए, सभी लोग जल्दी से आइए। हाय सिमरन, कैसे हैं आप। पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी। चलिए गुड सिमरन, आ जाइए जल्दी से। आज का टॉपिक क्या है आपको पता है ना। बताइए क्या है टॉपिक आज का। आ जाइए जल्दी से सभी लोग। गुड इवनिंग निर्मला। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासें मिल रही होंगी। नोट्स प्रॉपर आपको दिए जा रहे हैं। अब एक नोट्स में हमारे यहाँ क्या एक ऑप्शन बढ़ गया है कि आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, है ना। प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ओके, जिससे आपका समय बचेगा और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी उस पर आप लिख लेंगे तो जल्दी से समय बचेगा और तैयारी हमारी बहुत अच्छे से होगी। पीवाईक्यू कल और आज दोनों टाइम एक मॉक टेस्ट रिलीज हुआ होगा, जिसे आप लोग लगाइएगा। जो उसमें डाउट होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग गुलनाज। अगर किसी भी नए स्टूडेंट को या किसी आपके दोस्त को कोर्स हमारा परचेज करना हो तो उसके लिए अतुल 10 कूपन कोड लगाकर 10% ऑफ ले सकते हैं, है ना। आप अपने दोस्तों को, साथियों को बताएं, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत अफोर्डेबल हो सके। सिर्फ 2000 नहीं तो 1999 में 6 महीने का है कोर्स, और 2499 में 2 महीने, 1 साल का है, 12 मंथ का, है ना। जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। चलिए आ जाइए सभी लोग जल्दी से। कौन कौन पढ़ के आया है ये बताओ पहले। भीमराव अम्बेडकर को किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके थे, मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए थे। बताइए कौन कौन पढ़ के आया है। गुलनाज, निर्मला, सिमरन, आप लोग आए हैं नहीं आए हैं। कोमल, गुड इवनिंग कोमल। आप पढ़ के आएंगे नोट्स नहीं आएंगे। बताइए जल्दी से। कोई नहीं आया पढ़ के, है ना। नोट्स पहले देने का कोई फायदा नहीं है, मुझे लग रहा है। अच्छा कोमल, आप आई हैं पढ़ के। ओके, वेरी गुड। तो आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, पढ़ा था पूरा नहीं मतलब क्या है सिमरन। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, कम से कम कोशिश तो की आपने। चलिए फिर भी आपको क्लास समझ में आएगी अच्छे से। ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर क्लास। एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से।
ओके निर्मला, चलिए बढ़े आगे फिर। ओके बढ़ते। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर को, है ना। अच्छा ये बताइए कौन इनसे या इनके नाम से परिचित नहीं है। आई होप आप सभी लोग परिचित होंगे। हाय सोनिया। सोनिया ये आपकी शायद पहली क्लास है ना। सोनिया ये आपकी पहली क्लास है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो आज क्लास करते हैं। जो भी आपके डाउट हो आप हमें क्लास में, जब हम आपको समय देंगे, देखिए क्लास का डेकोरम मेंटेन करेंगे सभी स्टूडेंट। और जो भी किसी का डाउट हो मैं बीच में आपको समय दूंगा, तो उसमें आप लोग अपने डाउट पूछेंगे। ओके, टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक से हटके होंगे उन्हें हम लास्ट में क्लास के एंड में लेंगे। ओके, जो भी आपके पिछले क्लास से या कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है आपके, कुछ भी हो वो सारे हम क्लास में लेंगे, लेकिन टॉपिक से जो रिलेटेड होंगे वो क्लास में बीच में आपको टाइम दिया जाएगा, तभी आप पूछेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। भीमराव अंबेडकर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, भीमराव अंबेडकर के नाम या भीमराव अंबेडकर को ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इन्हें जानता नहीं होगा, है ना। आई होप आप सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आइए हम आपका आज परिचय करा देते हैं भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, पहले तो इन्हें देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। एमपी में। ठीक है, जन्म के बारे में देखेंगे, उनका थोड़ा जीवन परिचय भी देखेंगे हम लोग, कहाँ कैसे हुआ था, इनके नाम क्या था, इन सब चीज के बारे में जानेंगे। उनके पॉलिटिकल आइडिया क्या है ना, इकोनॉमिक क्या है, और लोकतंत्र के बारे में क्या है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या है, ये सारी चीजें हम उनके बारे में देखेंगे। और इनकी इम्पोर्टेंट वर्क एंड बुक, मैगजीन भी देखेंगे, इन्होंने अपनी विचारधारा को कैसे प्रसारित किया, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, और यहाँ एक चीज हम लोग फोकस रखेंगे कि जो हमारे एग्जाम में आता है उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, पहले तो अंबेडकर जो है महार जाति से संबंधित, जो निम्न स्तर की जाति है, तो ये अधिकतर यहाँ जाति व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इनका फोकस जो है जाति व्यवस्था पर है। इसका खंडन भी किया है उन्होंने। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये निम्न जाति से थे, इनको वो चीजें देखनी पड़ी, वो परिस्थितियों को झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा जो एक निम्न जाति के व्यक्ति को करना पड़ रहा था उस समय, क्योंकि ये निम्न जाति से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनका नाम क्या था, भीमराव रामजी अम्बेडकर पूरा नाम। ठीक है, इनको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, महार दलित जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनके पिताजी एक सीधे साधे थे, कोई ज्यादा पैसे का लालच भी नहीं था ना। देखिए ये हिंदी में रहा, सामाजिक आर्थिक भेदभावों के अधीन था, भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्योंकि ये पहले कानून मंत्री थे। हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ याद रखिएगा भारत के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन याद रखेंगे ये कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे। ओके, ये चीज याद रखेंगे। तो इनका हम आप पहले ये समझते हैं, इनका जीवन काल कैसे क्या बढ़ा, कहाँ तक ये पहुंचे, क्या क्या किया, इनका राजनीति में कैसा रहा, सक्रिय कैसे थे, क्या थे। ठीक, तो इनका हमने जैसा कि आपको बताया, जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या कर रहे थे। वहां से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये मौजूदा कमेटी प्रारूप समिति के उसके सदस्य थे। ठीक है, सॉरी अध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक, कानून मंत्री थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक, यहाँ याद रखेंगे ये 1926 में बम्बई, यहाँ से उनका वो होता है राजनीतिक राजनीति में सक्रिय होते हैं। ठीक है, राजनीति में आते हैं, मुंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। ठीक, 1926 में नोट कर लेंगे। गुड इवनिंग चोखरान जी, आ जाइए। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे सारी चीजें चलती रही और फिर ये बढ़ते रहे आगे, इन्होंने निम्न जाति का वो देखा भाई कैसे क्या चल रहा है, तब इन्होंने एक हिंदू कोड बिल लाए। ठीक है, हिंदू कोड बिल 1951 में लाए।
जिसको परिषद में फेल कर दिया। ठीक है, ये फेल हो गया था। और 1951 में 27 सितंबर को इन्होंने यहाँ से त्याग पत्र दे दिया, विधानसभा छोड़ दी, विधान परिषद के सदस्य हट गए, ये फिर नहीं रहे, ये पद त्याग दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। आवाज ऑडियो आपको प्रॉपर आ रहा है कि नहीं? एक बार थम्स अप दीजिए, ऑडियो प्रॉपर आ रहा है आपको, बताइए। सोनिया, चोखाराम जी, गुलराज, ओके निर्मला, गुड। तो ये सारी चीजें हुई इनका। 1900 जन्म 1891 में हुआ। ठीक, ये रखेंगे डेट याद, ये रखेंगे डेट याद। ओके, चलिए, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग आगे। जैसा कि ये किताबी भाषा में लिखा है, आप लोग पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे तो हमने आपको बता ही दिया। मौजूद ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष रहे, है ना, भारत के पहले कानून मंत्री रहे, भारतीय संविधान में प्रावधान प्रदान किया जो व्यक्तिगत नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए। और एक चीज और रखेंगे, इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। किस परिप्रेक्ष्य में की कांग्रेस की आलोचना? इन्होंने कहा कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, ठीक है, देश की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन हम या मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हूं। फैल के ऊपर देखो 1951 में ये देखो कहाँ है गुलराज, लेट है ये 1951 हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था। ठीक है, सितंबर 1991 में इन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि ये बिल फेल हो गया था। ठीक है, रद्द हो गया था, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, ओके गुलराज, चलिए आते हैं। तो इन्होंने ये किस चीज के लिए लड़ रहे थे? ये कह रहे थे हमको दो तरह से स्वतंत्र होना है। एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उस समय का जो भारत था अछूत जाति, है ना, जाति व्यवस्था से उन्हें स्वतंत्र होना था। निम्न स्तर के जो व्यक्ति थे उनके ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा था उस बारे में था। ठीक है, और ये बताते हैं शूद्र जो जाति है, चौथे नंबर की जाति है शूद्र, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो आगे हम लोग बुक में डिस्कस करेंगे। ओके, जो व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, धर्म की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, अस्पृश्यता छूत छात का उन्मूलन करते हैं, हटाते हैं कि छूत छात नहीं होनी चाहिए। नहीं सोनिया, 1991 में कहा, 1951 सितंबर, 27 सितंबर 1951। 1991 तक जीवित थोड़ी ना रहेंगे अंबेडकर, है ना। 1991 में तो इसका मतलब ये है कि हमारे पापा मम्मी मिलके ही गए होंगे उनसे, है ना। चलिए, 1991 27 सितंबर 1991, ठीक है, 51। ओके सोनिया, ओके, यस। चलिए, तो छुआछूत के उन्मूलन के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, गैर कानूनी सभी को गैर कानूनी घोषित किया। ठीक, और वो उसे कहते हैं जाति व्यवस्था को, ये अवैज्ञानिक है। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, नॉन साइंटिफिक है। ठीक, उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा, दलितों के लिए न्याय, गर्मा और स्वतंत्रता की तलाश के लिए संगठन बनाए, हितकर्णी सभा बनाई, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनाई, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। ठीक, ये सारी चीजें बनाई। अब यहाँ देख लीजिएगा, तो हितकर्णी सभा कब बनाई? ये 1926 सॉरी 1927 नहीं 1924 में बनाई। ठीक है, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे रेजर कर देता हूँ, यहाँ नोट कर लेंगे आप लोग। हितकर्णी सभा 1924, लेबर इंडिपेंडेंस पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इंडियन शेड्यूल कास्ट वाला, ये इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यहाँ नोट कर लेंगे 1952 सॉरी 42 1942। और एक और बनाया रिपब्लिकन
पार्टी ऑफ इंडिया कब बनाई? 1957। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़े, थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े। सिमरन, गुलनाज, सोनिया, चोखाराम जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक चीज याद रखेंगे, अगर आप लोगों के मन में कोई भ्रम हो, जैसे सर पूछ सकते हैं आप लोग, अगर नहीं भी पूछ सकते हैं तो हम बताते हैं। यस यस गुलनाज, कि कोई भी विचारक हो, कोई भी थिंकर हो, ठीक है, वो अपने विचारों को या अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को कैसे प्रकाशित करता है या कैसे फैलाता है, तो वो अपनी पत्र पत्रिकाओं द्वारा फैलाता है। ठीक है, तो ऐसा ही इनका था कि इनकी भी कुछ पत्र पत्रिकाएं थी, ठीक है, जो 5 प्रकार की थी। मूक नायक, ठीक है, हिंदी गूंगे का नेता, मतलब ये कुछ भी नहीं कहते थे। मूक नायक, गूंगा जो बिना कहे सब कुछ कह दे, इसके लिए थे, ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, मूक नायक, इसकी डेट हम लोग याद रखेंगे। बहिष्कृत भारत, ये इनकी वो है पत्रिका। ठीक है, समता समानता 1928 में, जनता द पीपल 1930 में, और एक प्रबुद्ध भारत है। ठीक है, इनका पत्र है ये। अच्छा, अब हमें ये बताइए, मैंने आपको एक थिंकर पढ़ाया है, ठीक है, प्रबुद्ध भारत और किसने लिखा है? न्यूज़पेपर, बताइए जल्दी से। प्रबुद्ध भारत और किसने लिखा है? मैगजीन है प्रबुद्ध भारत, इनका अखबार है, देखो ये अखबार है अंबेडकर का, ठीक है, न्यूज़पेपर है। और एक प्रबुद्ध भारत मैगजीन लिखी है, किसने लिखी है बताइए? मैगजीन किसने लिखी है? मैं थिंकर पढ़ा चुका हूं, है ना, बताइए। गुलनाज, कोमल, सही गलत कुछ भी बताइए। सोनिया, आपको पता है? आप बताइए। नहीं है ना यार, देखो रिवीजन करते रहिए, है ना, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, हम पढ़ा सकते हैं और हम आपको सरल से सरल तरीके में समझा सकते हैं। ठीक, ओके, गुड सिमरन, वेरी गुड। और कोई? गुलनाज, कोमल, चोखाराम जी, सोनिया, नो गुलनाज, रॉन्ग, गलत है ये आपका। देखिए हम बताते हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, थोड़ा बहुत देखते रहिए, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊं उसे सुबह उठकर आप एक बार, पढ़ना नहीं है बस देखना है कि इसमें क्या क्या लिखा है, बस आप समझे, याद करना, याद मत करिए, आप देखते रहेंगे रोज तो याद हो जाएगा आपको, है ना। चलिए, ओके, कोई बात नहीं सोनिया, देखो अगर नहीं पढ़ा है तो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग सीखने आए हैं ना, तो गलतियां होंगी तभी हम लोग सुधार करेंगे। ओके, अब आते हैं, देखो जब हम लोग पेरियार को पढ़ेंगे, इरोड रामास्वामी पेरियार को जब पढ़ेंगे, तो उन्होंने मनुस्मृति को जलाया है, हिंदू टैक्स है जो। मनुस्मृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है धर्मशास्त्र में, जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हुआ वो उस क्लास को एक बार जाकर देख लें। ओके, तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मनुस्मृति दहन दिवस या मनुस्मृति जलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब? 25 दिसंबर 1927। ओके, यहाँ याद रखेंगे, क्योंकि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था को बहुत अच्छा बताया गया था, तो उस चीज का ये खंडन करते हैं और वहां बताते हैं कि ब्राह्मण बहुत अच्छा है। एक चीज यहाँ याद रखेंगे, हम लोग यहाँ सिर्फ विचारक की विचारधारा पढ़ रहे हैं, कोई इसे पर्सनल रूप से अपने से टच कर मत देखें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ हम विचारक के विचार पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग यहाँ न्यूट्रल होके पढ़ेंगे, तो याद रखेंगे जाति व्यवस्था को इन्होंने सही ठहराया मनुस्मृति में, हिंदू पाठ मनुस्मृति, तो इस वजह से इन्होंने अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का खंडन किया था, क्योंकि ये जब थे तो उन्होंने देखी थी भाई कैसे क्या हो रहा है समाज में, निम्न जाति को एकदम दबा के रखा जा रहा है, उससे गंदा काम कराया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक,
तो 25 दिसंबर 1927 को इसे जला दिया था। मनु स्मृति दहन दिवस भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब अगला आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 1932 में, याद रखेंगे डेट 1932, पूना पैक्ट पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं पूना पैक्ट कब आया। तो 1932 किस लिए आया? दलित वर्गों के लिए सीट पर आरक्षण। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए पूना पैक्ट आया था। ओके, इसे याद रखेंगे। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए? 1932 में हुए, ये भी याद रखेंगे एससी के लिए। यहाँ याद रखा जाएगा, पता क्या, ये किन किन के बीच में हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर। ठीक है, लेकिन गांधी की जगह साइन किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ओके, यहाँ किसी को कोई दिक्कत? याद रखेंगे ये चीजें। ठीक, आगे आते हैं। भारत रत्न कब मिला था? ये चीजें याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया था, इन्होंने कई चीजें बदली थी, समाज की रूढ़िवादी जो थे वो सब बदला था हम लोगों को शिक्षित करने के लिए। आज ये मानिए जैसी अवस्था में है आप लोग अच्छे में, तो ये कहीं ना कहीं इनकी देन है। ठीक है, और इन्होंने 1956 में बुद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसे आप लोग एज इट इज याद ही रखेंगे। ठीक, चलिए अब आती है बुक। ये जो बुक है ये इन्होंने लिखी है। ये जो 4 बुक हैं इनमें इन्होंने अपने आर्थिक विचार दिए। ठीक है, ये 4 बुक, ये एक अभी पूछी गई थी बुक, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, किसकी है? तो अंबेडकर की। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, अंबेडकर। वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजंस फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये भी अंबेडकर की। पेपर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग, किसकी है? अंबेडकर की। ओके, और ये बुक अधिकतर कोशिश करना ये बुक सीक्वेंस में याद करें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कालक्रम में पूछी जाती है ना, इसे याद रखेंगे। एनलाइटमेंट ऑफ कास्ट, ठीक है, हु वर द शूद्र, शूद्र कौन है, इसके बारे में ये बताते हैं। देखो हमने बताया था आपको, कास्ट इन इंडिया, वेटिंग फॉर वीजा, origin of untouchability, बुद्धा एंड धर्मा, गांधी एंड गांधीज्म, रैदास इन हिंदुइज्म। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हुवर शूद्र, शूद्र के बारे में ये क्या कहते हैं, शूद्र कहाँ से आया। ठीक, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको आया समझ? बताइए, जल्दी से बताइए। सोनिया, कोमल, चोखाराम जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके गुड, कोमल आपको आया, चोखाराम जी ओके, ओके ओके, निर्मला, सोनिया आपको नहीं आया समझ में, इसका मतलब है ना तो पहली क्लास है इस वजह से नहीं आ रहा है समझ में। बताइए, कोई रिपीट तो नहीं करना है? सोनिया आपकी पहली क्लास है ना, आपको समझ में आना चाहिए। पीडीएफ क्लियर नहीं है? अच्छा, बाकी सभी स्टूडेंट का पीडीएफ क्लियर है? यहाँ तो पीडीएफ क्लियर आ रहा है। बाकी स्टूडेंट बताएं, पीडीएफ क्लियर नहीं है क्या? पीपीटी क्लियर है कि नहीं है? सोनिया आपके नेटवर्क में इशू है कोई, है ना? बाकी सारे स्टूडेंट में बढ़िया है उनका पीपीटी, मैं भी यहाँ चेक कर पा रहा हूँ तो अच्छा ही आ रहा है, दिख रहा है। सोनिया आपका नेटवर्क इशू है ना, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से जो बन सकता था मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, एक बार एक काम करिए सोनिया, अपना नेटवर्क रिफ्रेश कीजिएगा, ओके, नहीं तो दोबारा दोबारा जो ऐप है आपका उसे दोबारा से लॉगिन कीजिएगा, ठीक है, दोबारा से मतलब आप एक बार क्लास एग्जिट हो जाइएगा, उसके बाद दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके सोनिया। अच्छा नंबर आ रहे हैं, तो वो तो आपको टेक्निकल टीम से ही करना पड़ेगा, है ना सोनिया। चलिए जो भी दिख रहा है उससे समझने की कोशिश कीजिएगा फिर। चलिए, तो हु वर द शूद्र, आपने वर्ण व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी। देखो, अंबेडकर गांधी के आलोचक हैं, क्योंकि गांधी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम पहले समझ लेते हैं उन्होंने शूद्र को किससे कहा। पहले आते ब्राह्मण, क्षत्रिय, और कौन आते हैं, वैश्य, और फिर शूद्र। तो उन्होंने कहा पहली बात तो शूद्र थे ही नहीं कोई, ठीक। वर्ण व्यवस्था मनु के अनुसार क्या है कि भाई क्षत्रिय ब्रह्मा को खुश करेंगे, ठीक है। जो क्षत्रिय ब्रह्मा को खुश नहीं कर पाएंगे उनका ब्रह्मा उपनयन नहीं कराएंगे। उपनयन क्या है, जो जन्म के क्रिया कांड है उनको नहीं कराएंगे ब्रह्मा। तो कई क्षत्रिय ऐसे थे जिन्होंने ब्रह्मा को खुश नहीं कर पाया और उनका क्रिया कांड कराना बंद कर दिया ब्रह्मा ने, और उस जाति को लास्ट में शूद्र के रूप में रख दिया। ये अंबेडकर का मानना था, ये अंबेडकर की थ्योरी थी शूद्र के लिए, कि शूद्र की उत्पत्ति या शूद्र को बनाया गया है, शूद्र शूद्र कोई था नहीं, ठीक है। जैसे उसमें मनुस्मृति में क्या था कि शूद्र ब्रह्मा की जांग या पैर से हुआ है उत्पन्न, है ना। तो ये सारी चीजें थी, और उन्होंने कहा ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, ये लॉजिकल है ही नहीं कुछ भी, कि अवैज्ञानिक है। तो इन सब चीजों के बाद हुआ कि भाई शूद्र ये है, इसलिए वो कहते हैं अपनी इस बुक में शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ क्या है, कौन शूद्र है, ठीक। शूद्र के बारे में सबसे लास्ट में क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, महार वतन प्रणाली, और एक पढ़ेंगे खोट प्रणाली, खोट सिस्टम, ठीक है, दो शूद्रों से रिलेटेड, ओके। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में जाति का क्या है, जाति कैसी क्या है, वेटिंग फॉर वीजा, ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत की उत्पत्ति कैसे हुई, बुद्ध एंड धम्मा, बुद्ध और धम्म, गांधी एंड गांधीज्म, रेदलेस एंड हिंदुइज्म। इन सारी बुकों को आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, ओके। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज और याद रखेंगे आप लोग, देखो गांधी को जब हमने पढ़ा था तो गांधी क्या कहते थे, धर्म प्लस राजनीति, राजनीति के साथ धर्म की आवश्यकता है, बिना जब लोग धर्म से जुड़ेंगे तभी वो स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें थी। और जो अंबेडकर जी थे तो उनका कहना क्या था, धर्म अलग राजनीति अलग, है ना। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं और राजनीति का धर्म से। धर्म व्यक्ति को मजबूत करता है लेकिन राजनीति में अराजकता उत्पन्न करता है। अगर हम राजनीति में धर्म को ऐड कर देंगे तो राज्य कैसा हो जाएगा, निरंकुश, अराजक, निरंकुशता आ जाएगी। जो राज्य करेगा वो धर्म का सहारा लेके आप पर अत्याचार करेगा, ये सब इनका कहना था। इसलिए इन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया, ओके। और गांधी क्यों करते हैं कि स्वतंत्रता, जब व्यक्ति अपने धर्म के प्रति लड़ेगा तो स्वतंत्रता पाएगा। ये सारी चीजें थी, ठीक। ये चीज आई आपको समझ में, बताइए। सोनिया, निर्मला, चोखाराम जी, कोमल, समझ में आया। गांधी को हमने पढ़ाया था आपको, अगर गांधी की क्लास देखी होगी आपने तो समझ में आया होगा, नहीं तो बताओ रिपीट करना है, बताइए जल्दी से। ओके निर्मला, सोनिया आपको, ओके थैंक यू। अब आते हैं वो लोकतंत्र पर उनके विचार क्या है।
लोकतंत्र को क्या करना चाहिए, सीधी सरल भाषा में ये समझिए। उनके समय में निम्न जाति का शोषण हो रहा था, तो उन्होंने लोकतंत्र में क्या कहेंगे कि अल्पसंख्यक को भी राजनीति में लाया जाए। सिंपल सी बात है ना। ये नहीं कि बहुतंत्र उनके ऊपर अत्याचार करे, अल्पसंख्यक को भी सीटें दी जाए। हिंदू कोड बिल लाए थे ये सारी चीजें। तो यहाँ हम देख लेते हैं लोकतंत्र में क्या कहते हैं। He was a strong votarie of the constitution democracy combined with the social and economic democracy as it is based on liberty, equity, fraternity and justice and the human dignity। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि भाई स्वतंत्रता, समानता, भाई तत्व, न्याय, ये सब सामाजिक न्याय, अछूतों को दूर, अछूतों के अधिकार की गारंटी संविधान द्वारा दी जाए। ये सारी चीजें उनके बारे में कहा गया था, उन्होंने गारंटी में लिया था। तो ये देख लेते हैं हम लोग। बंधत्व न्याय, मानवीय गरिमा पर आधारित छूतों के अधिकारों की गारंटी, है ना। संयुक्त संवैधानिक लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे ये। ठीक, ये सारी चीजें थी। अब उनकी कुछ शर्तें थी जो कार्यपालिका को करना है भारत में। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अच्छा होगा या लोकतंत्र के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो उन्होंने कुछ शर्तें बताई जो भारत में कार्यपालिका को आवश्यक रूप से करनी होगी। ओके, कोमल, वो एक्चुअल में क्या है, देखो चुनाव आ गए हैं, ठीक है, नगर निगम के, नगर पालिका में, तो प्रचार चलेगा तो आपको भी भाई गाने तो भैया प्रचार में बजेंगे, है ना। थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करिए, कुछ ही दिन की बात है, 4 तारीख के बाद कुछ भी नहीं होगा। ओके कोमल, चलिए। कुछ शर्तें बताई उन्होंने भारत के कार्यपालिका को पूरा करने के लिए। तो उनमें से क्या है, बहुमत को अल्पमत को सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए। मतलब जो बहुसंख्यक हैं उनको अल्पसंख्यक में अल्पमत वालों को सरकार बनाने देना चाहिए। क्या कि जो लोअर कास्ट के हैं, तो जो बहुमत हैं सरकार में, उनको भी एक मौका देना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक को अपनी सरकार बनाने का मौका दें। ओके, अगला आता है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व उनके अपने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब क्या है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनकी समस्याओं को कौन समझ सकता है, उनका प्रतिनिधि अल्पसंख्यक ही हो। जो उनमें से अल्पसंख्यक नेता हो वही उनकी समस्याएं समझ सकता है, तो वही उनका प्रतिनिधित्व करे कार्यपालिका, है ना। ओके, यहाँ सबको समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अगला आते हैं कार्यपालिका में बहुमत की निरंकुशता को रोकना। वही बात कि भाई जब ब्राह्मण या फिर कोई भी लड़ रहा है चुनाव, जब बहुसंख्यक रहेगा तो वो निरंकुश तो हो ही जाएगा ना भाई। वो अल्पसंख्यक को जैसा ही शोषण हो रहा है तो उसका और शोषण होगा। तो इन चीजों को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए कार्यपालिका, ठीक है, संविधान के अनुसार कुछ नियम बनाए जाए इन चीजों को रोकने के लिए। अच्छे और कुशल प्रशासन के लिए कार्यपालिका प्रदान करे। अच्छा और कुशल प्रशासन करने के लिए कार्यपालिका भी नियम बनाए कुछ, ठीक, ये चीजें हैं। अब वो बताते हैं राज्य में राज्य की भूमिका क्या है लोकतंत्र में, ठीक है। एक राज्य में लोकतंत्र की भूमिका क्या है, उसे कैसे निभाएं। टू मेंटेन राइट टू एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को बनाए रखना। जो भी नागरिक के अधिकार हैं, कर्तव्य, वो सब बनाए रखें, ठीक। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं की दूरी, सबको समान देखे, सबको जो अधिकार है वो एक व्यक्ति के तौर पर रखे जाए, ठीक है, मानवीय रूप से सभी को दिए जाए। भाई वो मानव है, इस उद्देश्य से दिए जाए कि वो मानव है, ना कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार दिए जाए। कोई भी अधिकार या कर्तव्य है उसे वर्ण व्यवस्था के अनुसार ना दिए जाए, उससे मानवीय कि वो मानव है उसके अनुसार दिए जाए। जैसे ह्यूमन राइट को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां सिर्फ ये देखा जाता है आप मानव है इसलिए आपके ह्यूमन राइट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा की गारंटी, जो माइनॉरिटीज हैं उनके समुदायों की सुरक्षा की गारंटी भाई संविधान रखे। एक राज्य की भूमिका है को ऐसे नियम बनाए जिससे उनके राज्य में रहने वाले माइनॉरिटीज की सुरक्षा की जा सके, ठीक है। चलिए लोकतंत्र को काम किस प्रकार करना चाहिए, ठीक है, उन्होंने कुछ 3 शर्तें बताई हैं लोकतंत्र को सही ढंग से काम करने के लिए, ठीक है। सही ढंग से वो काम कैसे करें, तो क्या है उन्हें हम देखते हैं। सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। एडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपके सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं उनके लिए सामाजिक तरीके अपनाए जाए, ठीक। दूसरों
दूसरे पुरुषों के चरणों में अपनी स्वतंत्रता नहीं रखनी चाहिए। मतलब क्या है, ये उनके लिए कहा गया है सॉरी ये उनके लिए कहा गया है जो अल्पसंख्यक थे, या मान के चलिए जो निम्न जाति के थे, शूद्र थे, तो उनके लिए कहा गया है कि भाई आप अपनी स्वतंत्रता, ये नहीं कि आप दूसरे के चरणों में डाल दें। आप स्वतंत्र हैं, आपकी जाति का कोई भी माइनॉरिटी समुदाय है, उनका प्रतिनिधित्व उन्हीं की पार्टी या उन्हीं के समुदाय का व्यक्ति करे। ठीक, ये नहीं कि अन्य समुदाय का व्यक्ति करे, तो वो दूसरे के चरणों में हो जाएगी स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब अंधभक्त ना बने रहे किसी नेता के, कि नेता ये कह रहा है, ये हमारे बारे में जानता है, ये सही कह रहा है, तो किसी के बारे में अंधभक्त ना बने रहे। ये सब उनका मानना था। राजनीतिक लोकतंत्र का सामाजिक लोकतंत्र में रूपांतरण, मतलब क्या है, इसे समझते हैं। राजनीतिक राजनीति भाई सामाजिक आर्थिक ठीक है, लेकिन एक समाज के स्तर पे भी लोकतंत्र होना चाहिए, निम्न स्तर के व्यक्ति को भी देखना चाहिए। ठीक है, ये तीन उन्होंने शर्तें बताई हैं, तो इन्हें हम लोग याद करेंगे। ओके, अब हमें बताइए, यहाँ किसी का कोई डाउट तो नहीं है? कोमल, सिमरन, अनु, चोखाराम जी, सोनिया, बताइए, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार थम्स अप दीजिए, फिर आगे बढ़े, है ना। काफी अच्छा टॉपिक है आज का, बता दे रहिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। सोनिया, नहीं आया समझ में कि कोई डाउट नहीं है? ये कंफ्यूज कर देता है। चोखाराम जी कह रहे हैं कि नो सर, हम कह रहे हैं कि समझ में आया, वो कह रहे हैं नो सर। समझ में आया कि नहीं, कि वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि सर कोई डाउट नहीं है। सोनिया, आपको नहीं आया समझ में? अच्छा, गुलनाथ थर्ड पॉइंट के लिए, ठीक है, एक बार बता दो। ठीक, चलिए तीनों पॉइंट को हम रिपीट करते हैं। सीधा सा सिंपल है, जो भी सामाजिक और आर्थिक आपके सोशल एंड इकोनॉमिक जो भी उद्देश्य हो, ऑब्जेक्टिव हो, उनको अपनाने के लिए संवैधानिक तरीके यूज किए जाने चाहिए। जो संविधान में तरीके हैं, संविधान में स्वतंत्रता समानता सबके लिए है बराबर, चाहे निम्न जाति का चाहे उच्च स्तर का हो। तो वही कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें संवैधानिक तरीके याद रखने चाहिए, मतलब संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। ठीक, पहला क्लियर गुलनाज। दूसरे पे आते हैं, दूसरे पुरुषों के चरणों में स्वतंत्रता नहीं रखनी चाहिए, मतलब किसी भी नेता के हम अंधभक्त ना बने रहें। ठीक है, कि हम कोई भी जो नेता है उसके हम अंधभक्त ना बने रहें। हमारी समस्या है, हमारा ही प्रतिनिधि जानेगा, ना कि दूसरी जाति का कैंडिडेट। ओके, ओके योगी, अगला टॉपिक हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे अम्बेडकर में, वो आएगा समझ में। आप आज लेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। थर्ड पॉइंट में क्या है, राजनीति लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र के रूप में रूपांतरण किया जाए। इसका मतलब ये है, देखो, कांग्रेस की उन्होंने आलोचना की थी, एक बार सब लोग इसे दोबारा से समझ लेंगे। कांग्रेस की आलोचना क्यों की थी? कि कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रही थी। ठीक, तो वो ये कहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, भाई लोकतंत्र तो है, ठीक, हम लोग राजनीतिक रूप से हम लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपना संविधान बनाना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम निम्न स्तर के लिए क्या कर रहे हैं? व्यक्ति को भी तो स्वतंत्रता पानी है, एक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र करना है हमको व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति के स्तर पर हमें लोकतंत्र लाना है कि वो अपनी बात रख सके, है ना। ये चीजें हैं। अब आया समझ में गुलनाज आपको? एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब सोशल जस्टिस के बारे में वो बात करते हैं, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय में वो वही कहते हैं कि भाई सारे व्यक्ति समान है, ठीक, सबको न्याय एक तरफ से समान होना चाहिए। ये नहीं निम्न स्तर का व्यक्ति है, अगर वो पढ़ना चाहे, बढ़ना चाहे, अपना स्वयं का विकास करना चाहे, तो उसे रोका ना जाए, ऐसा समाज में कोई बाधा ना आए जिसे वो रोके। तो उस समय की बाधा क्या थी? किसी भी व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए सबसे बड़ी समाज में क्या थी बाधा? वही थी कि उसका उच्च जाति के अनुसार शोषण किया जा रहा था, किया जा रहा था। तो इस वजह से वो कहते हैं सामाजिक न्याय होना चाहिए, ठीक है, सब लोग स्वतंत्र रहें, समानता रहें।
ये नहीं कि निम्न स्तर का व्यक्ति है तो वो नीचा ही काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, सबको क्या होनी चाहिए, एक संविधान के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे छोटा व्यक्ति है और बड़ा व्यक्ति है, छोटे व्यक्ति ने कोई गलती की और बड़े ने भी सेम की, तो इसे कम वो दिया जाए दंड और इसे ज्यादा दिया जाए उसी की सेम गलती के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, गलती दोनों ने सेम की तो आपको दंड भी सेम मिलना चाहिए। ठीक, ओके। यस यस सोनिया, ठीक है। देखिए, सामाजिक न्याय उनकी धारणा, सामाजिक लोकतंत्र, निम्न स्तर के लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। पहले नहीं होता था, जब छोटा व्यक्ति कोई गलत काम करता था तो उसे ज्यादा, और बड़ा ही वही काम करता था, उच्च स्तर का व्यक्ति भी वही काम करता था या वही गलती करता था तो उसे दंड कम दिया जाता था, माना जाता था कि ये शिक्षित है इसलिए। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में माना, सब लोग आपस में अपने अपने आप को भाई भाई कहे, है ना, फ्रेटर्निटी। तो अब ये आता है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज में दबे कुचले वर्ग को प्रतिकूल स्थिति को समाप्त करना। मतलब जो सबके अंदर समाज में दबे कुचले वर्ग के और उच्च वर्ग के बीच में ऐसा भाव था कि ये हमसे नीचा है, ये छुआछूत है, ये सारी चीजें समाप्त कर दी जाए। दबे कुचले वर्ग को एक दूसरे के प्रति अनुकूल स्थिति में लाया जाए, मतलब प्रतिकूल स्थिति समाप्त कर दी जाए। ओके। अंबेडकर का मानना है कि भारत में सामाजिक अन्याय का मूल कारण छुआछूत है। देखो, सीधी सी बात इनका ये है, इनका मेन टॉपिक जो है वो सिर्फ निम्न जाति का, जाति व्यवस्था को हटा दिया जाए तो समाज में सब कुछ सही हो जाएगा। जाति व्यवस्था पर ये घूमते हैं। ठीक है, सिर्फ जाति व्यवस्था। आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी टॉपिक देखेंगे, ये कहते हैं छुआछूत हटा दो, जाति हटा दो, तो आपका समाज में सब कुछ सही हो जाएगा। सामाजिक अन्याय का मूल कारण क्या है, अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत। ओके। दासों को खिलाने की कोई जिम्मेदारी के बिना एक प्रकार की गुलामी है। ठीक है, मतलब दासों से वो लोग काम कराते थे लेकिन भोजन नहीं देते थे, एक प्रकार की गुलामी कराते थे। ठीक, यहाँ आया समझ में, सोशल जस्टिस आया आप लोगों को समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वह हिंदू जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं, आलोचक थे। उनका मानना था कि वर्ग के आधार पर समाज के विभाजन की उपस्थिति के कारण एक लोकतांत्रिक सरकार ठीक से काम नहीं कर पाई। जब वर्ण व्यवस्था रहेगी समाज में तो सरकार, लोकतांत्रिक सरकार काम सही से कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसे देखेंगे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ने हिंदू असंगठित और हतोत्साहित किया है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। अंतर जातीय भोजन, विवाह और धर्म के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण की सिफारिश करने की आवश्यकता थी। इसे समझेंगे, अंतर जातीय भोजन क्या है, मतलब आप निम्न जाति को बताते हैं आप कुछ भी मत करिए, कोई भी काम निम्न स्तर का काम करने से मना कर दीजिए, व्यक्ति स्वयं का काम करेंगे। आप अपनी जाति में ही भोजन अंदर अंदर कीजिए, आप एक दूसरे को छुआछूत मत कीजिए। अंतर जाति भोजन, आप इनके यहाँ काम, इनके यहाँ खाना खाइए, वो आपके यहाँ, आप सभी लोग साथ में खाना खाइए। शादी एक दूसरे के यहाँ कर दीजिए, ये था। तो आप लोग अपनी एक अलग कम्युनिटी बना लेंगे इस वजह से, लेकिन बनाने का उन्होंने सजेशन नहीं दिया था। ठीक है, आप लोग अलग रहिए, काम ही मत कीजिए निम्न स्तर का, ये सारी चीजें थी। इसलिए उन्होंने क्या दिया, अंतर भोजनी व्यवस्था और विवाह और धर्म के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाया। ठीक, छुआछूतों को उनकी स्थिति में सुधार के उन्होंने 5 चरण बताए, या 5 कदम या 5 पॉइंट बताए हैं, जिन्हें हम देखते हैं। उन्होंने पारंपरिक अस्पृश्य कार्य करने को मना कर दिया, जैसा कि हमने बताया, छुआछूत करने वाले, छुआछूत जो कार्य है, जैसे मल उठाना, तो ये सारी चीजें हैं, साफ सफाई वाला, कचरा नाली साफ करना, ये सारे कार्यों को हम मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर कौन करेगा, खुद करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, खुद को शिक्षित करें, आप लोग पढ़ें, निम्न स्तर वाले, निम्न स्तर जाति को ये सजेशन देते हैं 5 कि आप लोग पढ़ें, शिक्षित हों, तभी कुछ होगा। सरकार के सभी स्तरों में भाग लें, आप भी चुनाव में भाग लें, है ना, आप अपना प्रतिनिधि स्वयं भेजें। ठीक, जो हमने आपको पहले बताया था। अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा का उपयोग करें, कानून में जो बताया गया है उसके अनुसार आप अपने अधिकारों की सुरक्षा करें। वकील भी थे, कानून मंत्री थे, बताया आपको, अभी बताया था।
चलिए, सभी प्रकार की जातियों को समाप्त किया जाए, जाति व्यवस्था ही हटा देनी चाहिए। जाति व्यवस्था के आलोचक थे, इसलिए उन्होंने क्या, बुद्ध धर्म को अपनाया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेपरेट इलेक्टोरल। इसका मतलब क्या है, पृथक चुनाव, है ना। मतलब निर्वाचन क्षेत्र को अलग करना, निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का आरक्षण करने के लिए वकालत करते हैं डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है, दलित समुदाय के लिए। वहां तक समझ में आया सबको, ये सारी चीजें समझ में आई? बताइए, एक बार थम्स अप दीजिए, फिर आगे बढ़े जल्दी से। किसी का कोई डाउट है? गुलनाज, सोनिया, सुमित्रा, योगी, अनु, ओके चोखाराम जी, गुड कोमल, गुड सोनिया। चलिए आगे बढ़ते ना। सेपरेट इलेक्टोरल्स क्या है, इन्होंने निर्वाचन मतलब पृथककरण चुनाव के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले दलित चुनाव नहीं लड़ते थे, उनको वही कहा कि भाई अपने प्रतिनिधि को लाए चुनाव या निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सीटों के लिए आरक्षण लाए। जैसे चुनाव होते हैं आपके यहाँ, अभी नगर निगम या नगर पालिका के चुनाव होंगे, तो पूछा जाएगा कि चेयरमैन की कौन सी सीट आई, किस सीट पर है इस बार चुनाव, कहीं जनरल आई होगी, कहीं ओबीसी आई होगी, कहीं एससी। ये होता है आरक्षण, ठीक है। कुछ इसका वो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है कि कुछ 30 का ऐसा ही, 33 बटे कुछ ऐसा ही चलता है कि भाई इतने में से इतने इस बार ये आएंगे, ठीक। ऐसा ही आरक्षण के बारे में बात करते हैं, सीटों के आरक्षण की वकालत करते हैं। उन्होंने माना कि दलित वर्ग स्वतंत्र समुदाय है और उनको हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हिंदुओं की आलोचना की क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी, तभी उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक। स्वतंत्र समुदाय क्यों बोला था, जब हमने बताया था कि भाई वो अंतरजातीय भोजन करने वाले, भाई जब हम लोग अलग ही हैं, छुआछूत है, तो हम लोग चुनाव में क्यों भाग लें, अगर भाग लें तो हम लोग अपना आरक्षण मांगे, ठीक है। जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में अछूतों की मुक्ति। देखो, आप इनका कोई भी विचार पढ़ेंगे, सिर्फ इनका आता है जाति व्यवस्था पर, कोई भी विचार पढ़ेंगे, क्योंकि ये जाति व्यवस्था इनके जो थे, वो अनुभव जो थे उनके उस एनवायरमेंट में ही थे, उनके जो सजीव एक्सपीरियंस थे उनके, क्योंकि वो निम्न जाति में बिलोंग करते थे और उनको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें थी। भाई पानी भी नहीं पीते थे, ना पानी पीने देते थे, भाई कुएं भी अलग होते थे, खेत भी अलग होते थे, रास्ते भी अलग होते थे। अगर उस रास्ते से अगर निम्न स्तर का कोई व्यक्ति गुजर जाए तो बहुत गलत कहते थे। जाति व्यवस्था का खंडन और किसने किया है, कल हमने पढ़ाया था आपको बीडी सावरकर के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा था, अगर कुत्ते बिल्ली से रास्ते गंदे नहीं होते तो निम्न स्तर के व्यक्ति से कैसे हो जाएंगे, कहा था। चलिए आगे आते हैं। उन्होंने भारत के नैतिक और सामाजिक आधार को संवैधानिक रूप से एक नई राजनीतिक व्यवस्था दी जो लोकतंत्र समाज के वंचित वर्गों से संबंधित है, ठीक है। मतलब वंचित वर्ग भी है, वो भी अपने हक के लिए लड़े, ओके। चलिए आगे बढ़े। अब उनके कुछ कोड देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं उनकी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सबको आया समझ में? बताइए, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सोनिया, निर्मला, योगी, अनु, चोखाराम जी, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोड पढ़ेंगे और उनके बाद दो उनके सिस्टम पढ़ेंगे कि क्या है, खोटी प्रणाली और महार वतन प्रणाली, है ना। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए उनके कुछ प्रसिद्ध कथन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, वेरी गुड कोमल। अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। मतलब क्या है, देखो अब तो हो ही रहा है संविधान का दुरुपयोग, आर्टिकल 358 वाला, है ना। चलिए फिलहाल अभी तो नहीं हो रहा है, देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चल, वो कहते हैं मैंने जो संविधान बनाया है, संविधान की उन्होंने जो वो निर्माण किया है, तो वो कहते हैं अगर संविधान का, मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो, मतलब निम्न स्तर के व्यक्ति को स्वतंत्रता ना मिले उसके अकॉर्डिंग, ठीक, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा, सबसे पहले मैं ही जलाऊंगा इसको, ठीक। ये याद रखेंगे। यहाँ सीधा सिंपल सा है, आपको अगर याद करना हो, संविधान का दुरुपयोग जलाने के लिए कौन कहता है, अम्बेडकर, और कोई ये कथन कहता ही नहीं है,
ठीक है। देखो, जब आपको कोड किसी भी थिंकर के याद करने हो, तो जब कोड देखें तो उस थिंकर को भी देखें। इसीलिए नोट्स आप प्रिंट करा कर रखें, ताकि क्या हो, जब आप थिंकर देखें तो उसी के नीचे आपको उसके कोड मिल जाए कि उन्होंने क्या कहा। तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में सिंपल हो जाएगा, इजी वे हो जाएगा आपके लिए। आपको फिर याद नहीं, सिर्फ आप देखेंगे और याद हो जाएगा। ठीक है। मैं अगला देखते हैं। मैं किसी समुदाय की प्रगति को उसकी महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की मात्रा से मापता हूँ। मतलब क्या है, अगर निम्न या किसी भी स्तर या किसी भी समुदाय में हम विकास को देखेंगे, अगर हम किसी भी स्तर में विकास को देखेंगे, मानिए अभी हम थोड़ा इंक चेंज कर लें। जैसे मान के चलिए एक माइनॉरिटीज है, एक उच्च स्तर है, बहुमत बहुतंत्र है या बहु समुदाय है। ठीक है। तो हम इनके विकास की तुलना कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे शिक्षित कितने लोग हैं। पुरुष तो शिक्षित हो सकते हैं, वहां की महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, इस तौर पे हम किसी समुदाय की प्रगति की क्या करेंगे, माप करेंगे, मेजरमेंट देखेंगे, किसी भी समुदाय का मेजर करेंगे। वहां की महिलाओं को देखेंगे कि वो कितनी शिक्षित है, क्योंकि जो महिला होती है, महिला से अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका परिवार कितना शिक्षित है ना। जब वो शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। तो महिला, क्योंकि महिला बच्चों से बहुत प्रेम करती है अकॉर्डिंग टू सॉरी देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा, है ना। महिला को बोला जाता है, इसलिए पिंक कलर होता है सॉफ्टनेस का प्रतीक होता है, इसलिए महिलाओं के लिए अधिकतर पिंक देखा जाता है। कई चीजें लॉजिकल है। ठीक। अगला है शिक्षित बनो, संगठित बनो, आंदोलित रहो। मतलब आंदोलन करते रहो। इसका मतलब क्या है, आप शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और अपने हकों के लिए लड़ते रहिए, तभी कुछ होगा। ठीक है। जो इतिहास भूल जाते हैं वे इतिहास नहीं बना सकते। मतलब क्या है, अगर आप अपना इतिहास भूल जाए तो आप अपने आगे का विकास कैसे करेंगे और अपना इतिहास कैसे बनाएंगे। वो यही कहते हैं, निम्न जाति के बारे में बोलते हैं कि भाई अगर निम्न जाति है, अगर अपना इतिहास भूल जाए और वो सही अवस्था में आ जाए और फिर वो अपने हक फिर से दे दे उच्च जाति को, तो फिर वो कभी इतिहास नहीं बना पाएगी, फिर से वो निम्न स्तर में आ जाएगी। तो इसलिए आप अपने हक के लिए लड़ते रहिए और अपने इतिहास को याद करे रहिए। ठीक है। तो कैसे हम कहाँ कैसे बढ़े हैं। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को सिखाता है। देखो, हिंदू धर्म का इन्होंने विरोध किया है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, वर्ण व्यवस्था होने के कारण इन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया है। ठीक है। तो कहते हैं वह धर्म में मुझे पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सिखाता है या मानता है। अगर देखा जाए तो सारे धर्म स्वतंत्रता, समानता सबके बारे में कहते हैं। जैसे मान के चलिए वो नहीं होता है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम है, सब में एक भंडारा होता है। हम नॉर्मल तरीके से समझने से, जैसे ईद पर हुआ था। ठीक है। तो उसमें किसी को भेदभाव नहीं देखा जाता है, सारे लोग स्वतंत्र समान है, समानता देखी जाती है। भाई ये व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कोई भी धर्म आपको गलत सिखाए, लेकिन हाँ कई धर्म की मतलब देखो आलोचना होना भी जरूरी है। कोई भी धर्म, यहाँ हम उस चीज में रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल से हम देखेंगे तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इसमें कहा, उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सब सिखाते हैं। बौद्ध धर्म को अच्छा माना है। ठीक है। तो यही मानिए उन्हें धर्म पसंद है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अम्बेडकर धर्म विरोधी थे, तो धर्म विरोधी थे ही नहीं कभी, धर्म विरोधी नहीं थे। ठीक है। धर्म को मानते थे, ऐसा नहीं है कि धर्म विरोधी थे, ये याद रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और उनके कोड भी पूछ लिए जाएंगे, असेसन रीजन में पूछ लिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरल के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक। यहाँ किसी को कोई डाउट है जल्दी से बताइए, एक बार थम्स अप दीजिए, तो फिर दो इनके छोटे से पॉइंट हैं उनको और समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए। कोमल, निर्मला, गुलनाज, सुमित्रा, सोनिया, चोखा राम जी, निर्मला, नितन, किसी को कोई डाउट है बताइए, एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, गुड योगी।
सिमरन ओके गुड, मतलब डाउट नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। निर्मला ओके गुड, ओके। सोनिया आपको समझ में आया? ओके गुड कोमल। चलिए खोट व्यवस्था पर आते हैं। इनकी खोट व्यवस्था क्या है? खोट सिस्टम, ठीक, ओके गुड निर्मला, ठीक। चलिए खोट सिस्टम क्या है? ये जमींदारी के ऊपर था। जमींदारी क्या था? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में कोंकण क्षेत्र में होता था ये, ठीक है। जो जमींदार था उसका खेत था या उसका कोई क्षेत्र था, उसके अंदर खेत थे। जो किसान थे वो जमीन जोतते थे और उस पे जमींदार प्रॉफिट लेता था जैसी आपकी आमदनी हो। तो वो कहते थे जब मेहनत एक मजदूर कर रहा है तो वो आपको किस रूप में देगा। इस चीज का मतलब जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, ठीक है, विरोध किया, ठीक। खोट व्यवस्था क्या है? जमींदारी का उन्मूलन। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। या भूमि प्रबंधन का तरीका। जो खोट व्यवस्था क्या थी ये भी जान लें आप। ये भूमि प्रबंधन का तरीका था, ठीक है, ओके, ठीक है। मतलब जो किसानों पर राजस्व वसूली थी, राजस्व वसूली के बारे में, ठीक। सिर्फ इतना सा याद करना है आपको। आगे बढ़े, ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो न्यू स्टूडेंट है वो क्लास के एंड में रोकेंगे थोड़ा, ठीक है। महार वेतन प्रणाली ये क्या था इसे हम समझते हैं। ये भी महाराष्ट्र में थी, ठीक। इसके अंतर्गत क्या था? जो दफ्तरों में निम्न जाति के शूद्र या निम्न जाति के व्यक्ति शूद्र थे, जो अपना दवा कुचला जो भी कार्य था वो करने जाते थे, कहा गया था इस व्यवस्था में कि भाई अगर आप अपना कार्य करने नहीं आ रहे या नहीं आए या किसी भी कारणवश नहीं आए तो आपके घर से या आपके परिवार से कोई व्यक्ति उस कार्य को करने आएगा, है ना। अगर मान के चलिए आप अपने कार्य में अनुपस्थित हैं तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य आएगा और उस कार्य को करेगा, ठीक है। मतलब आप ये है कि आपके स्थान पर आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति कार्य करेगा, ठीक। ये चीजें थी। तो ये बताइए यहाँ आया समझ में आपको? महार प्रणाली क्या थी बताइए जल्दी से। किसी का कोई यहाँ डाउट है? महार वेतन प्रणाली, निर्मला, कोमल, सिमरन, योगी अनु, चोखाराम जी, सोनिया, बताइए। एक बार थम्स अप दीजिए, बताइए। जी जी, देखो योगी अनु क्या था यहाँ, एक बार और समझ लेते हैं। निम्न जाति का व्यक्ति अगर कोई भी सरकारी दफ्तर में कार्य करता है और वह अनुपस्थित रहता है अपने कार्य में, ठीक है, तो उसी के परिवार को उसका काम करने आना ही पड़ेगा। ये नहीं कि वो छुट्टी पर है, नहीं, तो उसके व्यक्ति को काम करने आना पड़ेगा, ठीक। ये व्यवस्था थी महार, और ये आपका हो गया खोट व्यवस्था, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे, ये नोट्स में आपके में नहीं लिखा होगा, ठीक है। कुछ चीजें इसलिए नोट नहीं करते क्योंकि आप लोग मक्कार हो जाएंगे, ठीक। तो नोट करते रहिएगा। चलिए यहाँ हम लोगों का अम्बेडकर समाप्त हो गया है, सेशन खत्म हो चुका है।
जो भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो आप हमें बता दें, ठीक है, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब रहती है बात, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप अपने ऐप पर जाएंगे और वहाँ अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, वहाँ कंटेंट में जाएंगे, वहाँ पेपर नंबर 2 या नोट्स में मिल जाएगा आपको अपने नोट्स। ओके सोनिया, आपकी पहली क्लास थी तो आप टाइम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी क्लासेज जो है आप संडे में देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है पिछली क्लास से? तो अब हम लोग 8 PM पर ऐप पर मिलेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसमें क्या पढ़ेंगे? एनजीओ, गैर सरकारी संगठन एंड सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। ठीक है, 9 बजे या सॉरी 8 PM पर सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय। अच्छा हाँ सिमरन, आप कह रही हैं कि सुबह वाली क्लास क्यों नहीं ली है ना ऐप पर? तो देखो इसके लिए क्या है सिमरन, आप सुन लें, देखिए उसके लिए सारे स्टूडेंट को, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर आपको क्लास रेगुलर करानी हो तो आप बताइए, हम रेगुलर करें, क्योंकि कई स्टूडेंटों को उसमें रहता है कि सर एक दिन में 3 घंटे नहीं। ठीक है, तो आप बताइए, अगर आपको सुविधा है तो मैं सुबह भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सोनिया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सुबह की क्लास में? एक बार सुनो, मैंने आपको कई बार बोला है कि आप लोग एक बार ग्रुप में चैट बॉक्स जो है वहां आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा कि भाई सुबह 6 PM, सुबह 6:30 PM AM वाली, सुबह 6:30 वाली क्लास की रेगुलर की जाए कि नहीं। तो वहाँ कई स्टूडेंट का भाई किसी के मतभेद होंगे, कई कहेगा कि नहीं, कोई कहेगा हाँ। तो जैसा वहाँ बनता है वैसा आप बताइएगा, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, वहीं उसी हिसाब से हम कोई डिसीजन ले पाए। सोनिया, टाइम नहीं है, आप लोग ग्रुप में ये डिस्कस कर लीजिएगा कि सुबह 6:30 बजे क्लास कराई जाए कि ना कराई जाए, है ना? सुबह 6:30 बजे जो हम लोगों की क्लास होती थी तो वो कराई जाए, रेगुलर रखी जाए कि नहीं। क्योंकि कई स्टूडेंट का है कि फर्स्ट पेपर की 2 क्लास होती है सर, सेकंड पेपर की भी 2 है, तो दिन में 4 क्लास बहुत हो जाती है ना? तो आप लोग बताइएगा सुबह 6:30 की क्लास रेगुलर रखी जाए कि नहीं। योगी अनु, बात सही है, आप कह रहे हैं यहाँ रखी जाए, लेकिन बाकी स्टूडेंटों का भी देखें, है ना? आप लोग एक बार चैट बॉक्स में वहां आपस में बात कर लें, बता दें हमें जैसा भी बनता है। ठीक, तो मैं ऊपर टीम से बात करूंगा, उसी हिसाब से मैं करवा दूंगा। ठीक है, 3 PM के बाद, हाँ देखो 3 PM के भी बाद हो सकती है क्लास, लेकिन आप लोगों को उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। मैं 3 से 4 कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 से 4 में मैं कर लूंगा, लेकिन आप लोग देखें आपको कोई जैसे फर्स्ट पेपर की क्लास का कोई टाइम तो नहीं फंस रहा है, जो फर्स्ट पेपर की आपकी क्लास है। ठीक, क्यों हो जाती है 8 PM वाली में? फर्स्ट पेपर की क्लास रहती है क्या सिमरन? क्या 1.5 घंटे की क्लास होती है क्या? तो फिर मिस क्यों हो रही है बताइए? 3 PM करना है कि नहीं करना है? बस यही कारण रहता है। देखो सिमरन, सभी का कारण है, सेम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग आपस में अपना टाइम डिस्कस कर लें, मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने जल्दी आपका क्लास हो जाएगी उतने जल्दी हम रिवीजन करा देंगे। मॉर्निंग में रख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुबह 6:30 से कर लेंगे। मॉर्निंग रखे फिर, ये बताओ, सोनिया, कोमल, सिमरन, चोखाराम जी, सभी लोग बताइए मॉर्निंग कर ले, सुबह 6:30। अगर आप अभी आप लोग फाइनल कर देंगे तो अभी मैं तुरंत ही शेड्यूल कर दूंगा क्लास को।
टीम से बात कर कर। चलिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह रखे है ना। कौन सी क्लास नहीं ले पाओगी सोनिया? देखो सुबह हम लोग 6 PM रखे, 6 AM रखेंगे, बकाया 6 PM और 8 PM रखेंगे। ओके सोनिया। अच्छा, कॉलेज में एग्जाम, तो लेकिन याद रखिएगा रिकॉर्डेड क्लास देखते रहिएगा, है ना। यस यस, कोमल, कोमल ने बात पकड़ी है, सही है। क्योंकि नोट्स आपको मिल रहे हैं तो नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, और जो नोट्स के लिए टाइम लगता था वो क्लास में लगा लेंगे, तो समय बच जाएगा आपका। सोनिया देखो, मैं यही कहूंगा कि आपके अगर एग्जाम है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लें, ठीक है। समय निकालिएगा, यही टाइम है आपके लिए मेहनत करने का। चलिए, तो सुबह देखते हैं, मैं टीम से बात करता हूँ, वैसा ही मैं शेड्यूल कर दूंगा। ओके क्लास। चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, 8 PM पर फिर मिलते हैं।